हेलो, नमस्कार। जैसा कि मैं पिछला वीडियो में आपको पासा बताया था, तो बहुत सारे कमेंट्स आए कि सर ये सोच जो आपका है कि बच्चा लोग यूट्यूब से ही पढ़े, बहुत अच्छी सोच है। तो मैं आगे भी कुछ और वीडियो डालने वाले थे, कुछ और टॉपिक का, लेकिन कुछ ऐसा भी कमेंट आया कि सर 23 फरवरी से ग्रुप डी का एग्जाम है और ग्रुप डी के एग्जाम में सबसे ज्यादा भी एनालिटिकल से क्वेश्चन आ रहा है। उन लोग ने बताया कि सर 4 से 5 प्रश्न एनालिटिकल से पूछता है, तो सर कुछ ऐसा कीजिए ना कि एनालिटिकल का वीडियो बना करके हम लोग के पास तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि अब समय बहुत कम है। आपका दिसंबर और जनवरी और 23 फरवरी से ग्रुप डी का एग्जाम शुरू हो जाएगा और मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि मेरा आवाज भी क्लियर जा रहा होगा वीडियो में। तो बाकी बातें करने से पहले मैं आपको सबसे पहले बोर्ड पे लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको कि एनालिटिकल रीजनिंग, तो सबसे पहले एनालिटिकल रीजनिंग आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं। और एनालिटिकल के मतलब होता है विश्लेषणी, विश्लेषणी। एनालिटिकल के मतलब विश्लेषणी और रीजनिंग तो जान ही रहे तर्क शक्ति। तो सर उसमें भी एनालिटिकल में सबसे पहले हम पहला टॉपिक उठाए हैं स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, जिसको हिंदी में कहते हैं कथन और निष्कर्ष। लोग बोलता है कि सर सेलोलिज्म को भी तो कथन निष्कर्ष बोलते हैं। नहीं, सेलोलिज्म मतलब होता है न्याय संगत, न्याय संगत, लेकिन ये है कथन निष्कर्ष। इसमें सबसे पहले आपको पॉजिटिव थिंकिंग सोचना है, और यदि आप थोड़ा भी निगेटिव सोचे तो गए काम से। तो सबसे पहले मैं आगे बढ़ूं, कहा कि कथन और निष्कर्ष, तो इसमें कथन कहते किसको है? तो किसी भी विषय के बारे में, किसी भी विषय के बारे में दी गई जानकारी को कथन कहते हैं। किसी भी विषय में दी गई जानकारी को कथन कहते हैं। और कथन के अनुसार, कथन के अनुसार दिए गए अनुमान और फैक्ट, दिए गए अनुमान, कथन के अनुसार दिए गए अनुमान, दिए गए अनुमान यानी तथ्य जिसको बोलते हैं, यानी कथन के अनुसार दिए गए तथ्य को अनुमान लगाते हैं, वही निष्कर्ष कहलाता है। और ध्यान दीजिएगा कि कथन में कही गई बात को हमेशा सत्य मानेंगे, सदैव सत्य मानेंगे, क्योंकि जो बात कथन में कहेगी उसी बात को लेकर के हम लोग चलेंगे और अपना आउट जो दिमाग है ना, बाहरी दिमाग, उसको अप्लाई नहीं करेंगे। जो कथन कहेगा उसी पर हम लोग निष्कर्ष को निकालेंगे। देखिए, हम एक क्वेश्चन लिखे हुए हैं। सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन लिखा हूं और इस क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है कथन और आपका लिखा हुआ है निष्कर्ष, यानी कथन और निष्कर्ष दोनों हम आपको एक एग्जाम्पल देकर के समझाते हैं कि आखिर इसमें कैसा सोच रखे ताकि एनालिटिकल हमेशा सही हो। तो देखिएगा, एक कथन में कहा है कि कोई भी नौजवान जो शादी के लिए दहेज को एक शर्त बनाता है, वह अपने बड़प्पन को समाप्त करता है तथा स्त्री जाति का अपमान करता है। कह रहा है, देखिए कितना अच्छा एक सामाजिक क्वेश्चन है, समाज से उठाया हुआ क्वेश्चन है, जिसको कि हम लोग कहते हैं दहेज प्रथा। उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि कोई भी नौजवान जो शादी के लिए दहेज को एक शर्त बनाता है, वह अपने बड़प्पन को समाप्त करता है तथा स्त्री जाति का अपमान करता है। देखिएगा, कहीं न कहीं बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो कि जॉब भी कर रहे हैं, अच्छी खासी सैलरी भी है, और जब शादी करने की बारी आती है
तो वो समाज में एक प्रस्ताव रखता है कि मैं इतना पैसा लूंगा, इतना रुपया लूंगा, मैं एक 4 व्हीलर लूंगा, मैं एक 2 व्हीलर लूंगा, यानी वो इन सब बातों को बोल करके वो अपने आप का जो बड़प्पन है ना वो समाप्त कर रहा है। तो मैं उन नौजवानों को एक ऐसा भी संकेत देना चाहता हूं कि अगर आप अपने पैर पे खड़ा हैं, आप जॉब कर रहे हैं, तो समाज को अगर आईना दिखाना है तो आपके पास भी एक मौका है, दहेज। यानी दहेज अगर आप नहीं लेते हैं तो आपका समाज का, आपका पंचायत का, आपका एरिया में आपका चर्चा चलेगा। तो उसी पर आइए, एक कथन भी दिया हुआ है कि कोई भी नौजवान जो शादी के लिए दहेज को एक शर्त बनाता है वह अपने बड़प्पन को समाप्त करता है तथा स्त्री जाति का अपमान करता है। अभी आप अपने स्तर से सोच रहे हैं ऐसा थोड़ी न है, लोग दहेज लेता है कि नहीं, उसका वो जबे लेता कि नहीं। अरे भाई वो बाहरी चीजों को यहां मत लाइए, कथन पे हमको निष्कर्ष निकालना है, बाहरी चीजों से मतलब नहीं है। आगे देखिए, कहा है कि जो भी शादी में दहेज लेते हैं उसकी समाज द्वारा वत्सरना की जानी चाहिए। अगर उसका समाज में मजाक उड़ाया जाएगा, अगर उस तरह से समाज में मजाक उड़ाने लगे तो कहीं ना कहीं कुछ तो दहेज प्रथा के लेकर के कुछ तो प्रभाव पड़ेगा, कुछ तो समाप्त होगा। यानी इसका कहना, इसका भी सोच अच्छा है, अनुमान सही लगा रहा है कि जो भी शादी में दहेज लेते हैं उसकी समाज द्वारा भत्सरना की जानी चाहिए। भत्सरना उसका किया जाएगा तो उसको अपने आप में महसूस होगा कि हम गलती किए हैं, हम तो कर ही दिए, आने वाला पीढ़ी को ऐसा करने के लिए ना कहें ताकि समाज आगे निकल जाए। तो इसका कहना क्या है, बिल्कुल सही है। दूसरा कहा है कि जो शादी में दहेज नहीं लेते हैं वे स्त्री जाति का सम्मान करते हैं। तो जब कथन में बोला है कि जो दहेज लेता है वह स्त्री जाति का अपमान करता है, तो इसका मतलब है कि जो दहेज नहीं लेता है वह स्त्री जाति का सम्मान करता है। ध्यान दीजिएगा, इस तरह से पॉजिटिव थिंकिंग में आपको रहना है, पॉजिटिव सोचना है, जो कथन कहेगा उसी पर सोचना है। ऐसा नहीं कि कथन कहे कुछ और निष्कर्ष कर रहा है और हम लोग बाहरी दिमाग लगा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होनी चाहिए। देखिएगा अगला क्वेश्चन, फिर आपके बोर्ड पर लिख रहे हैं। अगला देखिएगा, आपका दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार दिए, कह रहा है सर कथन में कि दिल्ली से कोलकाता के लिए वायुयान से यात्रा करना काफी सुगम है। कह रहा है कि दिल्ली से कोलकाता के लिए वायुयान यानी हवाई जहाज से यात्रा करना काफी सुगम है, मतलब बहुत अच्छा सुविधा है। कथन में ऐसा बोला कि काफी सुगम है। अब कथन को हमको सत्य मानते हुए निष्कर्ष के पास चलेंगे। तो निष्कर्ष में देखिए क्या कहा कि दिल्ली और कोलकाता के बीच यातायात के कोई अन्य साधन नहीं है। सोचिए, आप खुद एक बार इसको जब पढ़िएगा ना तो आपका मन विचलित नहीं होगा, बशर्ते बाहरी नॉलेज कम और कथन का नॉलेज ज्यादा रखना। इन्होंने तो केवल कहा कि दिल्ली से कलकत्ता के वायुयान से यात्रा करना काफी सुगम है, ये थोड़ी कहा कि इसके बाद अब कोई साधन नहीं है। लेकिन इन निष्कर्ष कहा कि दिल्ली और कोलकाता के बीच यातायात के कोई अन्य साधन नहीं है। ये अपना सोच लिया, इसका अनुमान क्या सही है? इसका अनुमान सही नहीं है, इसलिए पहला क्या हो गया, गलत हो गया। फिर देखिए कहा कि दिल्ली और कोलकाता हवाई सेवा से जुड़े हुए हैं। हाँ, ये फैक्ट है, ये सदैव सत्य है कि अगर दिल्ली से कोलकाता के लिए वायुयान से यात्रा किए तो काफी सुविधाजनक हुआ। तो इसका मतलब कि ये भी कन्फर्म है, ये भी सटीक है कि दिल्ली और कोलकाता से हवाई सेवा से जुड़ा हुआ है, तब में काफी सुगम हुआ। सटीक है।
तो ये भी सटीक है, यानी दूसरा जो है वो क्या है, सही है। सर इसी प्रकार अगला क्वेश्चन भी देंगे, उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, कहा जाता है कि छू ले आसमान जमीन की तू तलाश न कर, छू ले आसमान जमीन की तू तलाश न कर, जी ले जिंदगी खुशी की तलाश न कर, जी ले जिंदगी खुशी की तलाश न कर, तकदीर बदल जाएगी खुद मेरे दोस्त, तकदीर बदल जाएगी खुद मेरे दोस्त, मेहनत करना सीख ले, किस्मत पर कभी यास मत कर। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोर्ड पर, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कहा है कि भारी वर्षा होने के बावजूद, कथन दे रहा है कि भारी वर्षा होने के बावजूद भी रेल सेवाओं में कोई रुकावट नहीं आई। कह रहा है कि भारी वर्षा होने के बावजूद भी रेल सेवाओं में कोई रुकावट नहीं आई। ध्यान दीजिएगा, हम बोले कि कथन के अनुसार ही चलेंगे, तो ये कहा कि केवल वर्षा ऋतु में ही रेल सेवाओं में रुकावट आती है। एक यहां बहुत वीवीआई पॉइंट देखने को मिला, एक वीवीआई पॉइंट मिला कि अगर किसी निष्कर्ष में केवल शब्द लग गया, केवल शब्द अगर लग गया तो हमेशा के लिए गलत होता है। केवल मतलब होता है कि इसके अलावा किसी चीज में रुकावट नहीं होती है। तो सोचने वाली बात है कि केवल वर्षा ऋतु में होती तो क्या जाड़े के मौसम में रुकावट नहीं होता है, ट्रेन लेट होती है ना। अगर किसी भी निष्कर्ष में केवल शब्द का प्रयोग हो तो वो हमेशा के लिए वो क्या होगा, गलत होगा। बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, बस केवल दिखा तो ये गलत हो गया। और ध्यान दीजिए, कहा कि भारी वर्षा प्राय रेल सेवाओं में बाधा डालती है। तो सुनिएगा, अगर प्राय शब्द कहीं भी देखने को मिले तो हमेशा क्या होता है, सही होता है। हमेशा क्या होता है, सही होता है। यानी फिर से मैं बता दूं कि अगर केवल का चर्चा करे तो हमेशा निष्कर्ष गलती होता है, लेकिन यदि प्राय की चर्चा करे तो हमेशा निष्कर्ष सही होता है। यानी कहा कि भारी वर्षा प्राय, ऐसा है कि अधिकतर बार, अधिकांश बार ऐसा होता है कि भारी वर्षा जो है सो रेल सेवा में बाधा डालती है। ये थोड़ी बोल दिया कि केवल, ये बोल दिया केवल, यानी केवल वर्षा और दूसरा ऋतु नहीं। तो केवल का चर्चा करे तो गलत और प्रायः का चर्चा करे तो सही। इसी प्रकार देखिएगा अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कथन का, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका करे कि अपराध, कथन में कि अपराध अपराधी की जैविक बनावट और उसके पारिवारिक संबंधों का क्रियाकलाप है। कहा है कि अपराध अपराधी की जैविक बनावट और उसके पारिवारिक संबंधों का क्रियाकलाप है। पहला निष्कर्ष कर रहा है कि सगे जुड़वों की अपेक्षा समरूप जुड़वों में अपराध की घटनाएं अधिक होती है। इसका मतलब कहने को हुआ कि सगे जुड़वे की अपेक्षा समरूप जुड़वे। सगे जुड़वे मतलब कि एक छोटा भाई एक कलम चुरा लिया, कलम चुराने के बाद वो कभी भी अपना बड़ा भाई को नहीं कहेगा कि हम एक कलम चुराए हैं, चाहे कभी भी वो अपने जुड़वा भाई को नहीं कहेगा कि चलो ने कल एक किताब भी चुरा लेंगे, कभी नहीं बोलेगा। लेकिन
ये हुआ सगे जुड़वे। और समरूप जुड़वे किसको कहते हैं? जैसे चचेरा, फुफेरा, मौसेरा, ममेरा, ये सब जो रिश्ता होता है ना, इसको समरूप जुड़वे कहते हैं। जैसे एक कलम चुराया तो फुफेरा भाई को कहेगा कि चलो ना, एगो कलम चुराया, चलो ना तुम भी साथ देना। इसी को कहते हैं समरूप जुड़वे। सोचिए कि सगे जुड़वे में उसको हिम्मत नहीं है कि हम बोल दें भैया को कि हमने कलम चुराया, लेकिन समरूप जुड़वे में अधिकतर देखिएगा कि अपने भाई को नहीं कह करके, अपने भाई को न करके फुफेरा भाई को, मौसेरा भाई को बताता है कि ऐसे किए हैं वैसे किए हैं। इसीलिए कहते हैं कि अपराध का जो घटना है ना, वो सगे जुड़वे की अपेक्षा समरूप जुड़वे में अपराध की घटनाएं अधिक होती है। यानी इसका पहला क्या हो गया? सही हो गया, क्योंकि अपना भाई को तो नहीं बताएगा, लेकिन ममेरा भाई, फुफेरा भाई, इन लोग को बताता है। यानी उन लोग को भी आगे के बढ़ने के लिए, चोरी करने के लिए प्रेरित करता है। अगला कहा कि दूसरा निष्कर्ष, ऐसे परिवार जहां माता पिता में अपनत्व और स्नेह का अभाव रहता है, यानी स्नेह का अभाव रहता है, वहां बच्चे अपनी नैतिक चेतना का विकास करने में विफल होते हैं। देखिएगा, अगर बच्चा कुछ गांव ग्राम में चोरी कर लिया, चोरी करके अब कोई आदमी आया बोला कि देखा न तो हर बचवा ना हमर बैगन तोड़ लेलको। अब कह रहा कि बैगन तोड़ लेलको। अब माँ पिता के इतना अपनत्व है अपने बच्चा से कि वो अपना बच्चा के बारे में अगला को कहता है कि नहीं, हमारा बच्चा ऐसा नहीं कर सकता है। डायरेक्ट बोलेगा हाँ, हर चीज हमरे बचवा करा है, चोरियों हमरे बचवा करा है, केकरो मारा है हमरे बचवा मारा है, बाकी के बचवा तो दूधा के धोवल हो। बोलता है कि नहीं? गांव देहात की बात है, लोग ऐसा बोलता है। तो यहाँ पर माता पिता को अपना तो आ गया कि हमारा बच्चा ऐसा कर ही नहीं सकता है, और वो इस तरह से किया तो उसके बच्चा में जो चेतना का, नैतिक चेतना का जो विकास है वो नहीं हो पा रहा है। अब उसको लग रहा है कि चलो आज तो बैगन चुराए, माँ तो हमारे बदले बोल दी कि हाँ हमरे बेटवा चुराइल को, और कोई नहीं चुरा सका है। अब धीरे 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 उसका क्या है, अपनत्व जितना बढ़ते जाएगा उसी प्रकार से वो अपना काम करते जाएगा। आज बैगन चुराया, कल किसी और का सामान चुरा लेगा, किसी का रुपया पैसा चुरा लेगा। वैसा ही करते 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 आगे की ओर बढ़ जाएगा, तो उसका नैतिक चेतना का अभाव रह जाएगा, नैतिक चेतना का विकास करने में उसका विफल हो जाएगा। यानी दूसरा भी क्या है? सही है। देखिएगा, आज हम आप लोग को एनालिटिकल का सबसे पहले कथन और निष्कर्ष के बारे में बताया। इसी प्रकार मेरे YouTube चैनल एक्सीलेंट ट्रेनिंग क्लासेज गया में जुड़े रहिएगा, और आप लोग वीडियो को जितना शेयर कीजिए, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए तो कुछ ज़्यादा ही मज़ा आएगा। तो धन्यवाद, आज का इतना ही। अब अगला टॉपिक नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।